सो हाय ब्रेन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ध्रुव यात्रा पंचलाइट कथा वस्तु सार। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा जो ये पेपर है आपको सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि ध्रुव यात्रा पंचलाइट की कथा वस्तु सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये दोस्तों आपका हिंदी का पेपर है और इसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि ये हर बार आता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है अगर आप इस क्वेश्चन को याद नहीं किए हो तो आज हम उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है और जो इस प्रश्न को नहीं याद किए वो कैसे लिखेंगे इस पेपर में जाने के बाद। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं याद किए हो तो फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप लोग याद किए हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तक हिंदी की तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाए अगर आप नए हैं, क्योंकि आपको मैं सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी और हिंदी की तैयारी इस चैनल पर करवाता हूं, तो बढ़िया तरीके से हम करवाते हैं। तो आप अगर नए चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों हम इसमें आपको बताएंगे आज पंचलाइट की कहानी। जो पंचलाइट की कहानी है वो दोस्तों आपका आता है 5 नंबर में, और इसको किस तरह लिखा जाता है। सबसे मेन चीज़ होता है आपको लिखने का तरीका अगर मालूम है तो आपको नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ परीक्षा में जो हमारा पेपर है ये हिंदी का, इसमें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाइएगा कि पेपर में किस तरह आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्रुव यात्रा अथवा पंचायत कथा वस्तु सार लिखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, नीचे आपको अथवा करके देगा कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। मतलब सीधा का मतलब से वो होता है कि आप चाहे ध्रुव यात्रा लिख लीजिए, चाहे आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। मतलब ये तीनों में से आपको कोई न कोई पूछेगा। यहाँ पर देखिए तीनों आया है ना, लेकिन कभी कभी होता क्या है दोस्त, वहाँ पर दो दे देता है। मतलब अथवा करके जो बहादुर कहानी का सारांश दिया है उद्देश्य, ये नहीं देगा। ये तो आपको पंचलाइट या ध्रुव यात्रा देगा, या फिर बहादुर या पंचलाइट देगा, या फिर ध्रुव यात्रा या बहादुर देगा। समझ रहे हो, तो तीनों इस पेपर में दिया है, तीनों हर पेपर में नहीं देता। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो आप लोग सिर्फ दो याद कर लेना बस, अगर आप दो याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचलाइट कहानी के सारांश। ठीक है, और बहादुर कहानी का सारांश हम बता चुके हैं, इस वीडियो को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट में बहादुर कहानी का सारांश, ध्रुव यात्रा का सारांश और पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है, तीनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राइट, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए हम सब सारा चीज़ लिखे हुए हैं दोस्तों। पंचलाइट कहानी का सारांश पहले आपको लिखना कैसे है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या होगा दोस्तों, पहले आपको प्रश्न उत्तर नंबर डालना होगा, जिस क्वेश्चन जो भी आपका नंबर रहेगा, ठीक है, उसको पहले आपको डालना होगा। उसके बाद आपको काली हेडिंग वाली पेन जो आती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हेडिंग वाली पेन है ये, इसी से आपको हेडिंग लिखना है क्या कि पंचलाइट कहानी का सारांश। राइट, इतना कन्फर्म हो गया। उसके बाद आपको लिखना क्या है इसको दोस्तों, सबसे पहले हम ये चीज़ आपको बता दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये हमारा जो पंचलाइट कहानी का सारांश है ये है 2 पेज में, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार भैया कि सर जी कैसे याद करें, समझ में नहीं आता, इतना बड़ा है समझ में नहीं आता, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, समझ में नहीं आ रहा कि 12 हम कैसे पास करेंगे। तो उनके लिए वीडियो परफेक्ट होने वाली है। और अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे पास होएं, किससे कैसे नंबर लाएं, तो मैं आज एक बात बता दे रहा हूँ आपको। इस चैनल से अगर आप नए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, और जिस ट्रिक से आपके नंबर बढ़ेंगे, आप जो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छा नंबर ले आओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि आपको हेडिंग डालना होगा, उसके बाद लिखना होगा कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण द्वारा जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया। गांव के महत्व टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। मतलब यहाँ पर देखिए दोस्त, सीधा सीधा मतलब ये समझिए, आपको इसमें समझना है, आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि इस कहानी में बताया क्या गया है। समझ रहे हो, इस कहानी में बताया क्या गया है उसको समझो बस। यहाँ पर देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। मतलब एक फणीश्वर नाथ रेणु जी थे जिनका नाम था, उन्होंने इस कहानी में एक कहानी बनाया है। यहाँ पर देखिए इस कहानी के मतलब एक असली कहानी है जो गांव में हुआ था। यहाँ पर देखिए चित्र खींचा गया कि गांव के महत्व टोली में कुछ अशिक्षित लोग रहते थे। मतलब गांव का जो महत्व टोली था, मतलब जहाँ के वहाँ के लोग थे, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब उनके पास पढ़ाई लिखाई कोई शिक्षा नहीं था, वहाँ सब अशिक्षित लोग थे, ना पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग थे। ठीक है, अगर लैंग्वेज सीधी लैंग्वेज बोले तो वो अनपढ़ लोग थे। ठीक है,
यहाँ पर देखिए अशिक्षित लोग थे, उन्होंने क्या किया कि रामनवमी का जो हमारे हर साल रामनवमी का जो मेला होता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीदा। ठीक है, पंचलाइट आने की प्रसन्नता प्रसन्नता थी। कौन खरीदा? यहाँ पर देखिए गांव के महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग थे, उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीदा। कौन खरीदा? एक लोग खरीदे जिनका नाम भी बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए खरीदा, सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में यहाँ पर देखिए देर है, सॉरी, थोड़ी देर में टोली के सभी लोग, मतलब टोली जो हमारा टोली ही एक गांव का नाम टोली था, ठीक है, तो गांव के उस गांव के टोली गांव में कि सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए, मतलब इकट्ठा हो गए सब लोग गांव से जुटकर। एक जैसे कि हमारे गांव में कभी कभी होता क्या है कि जब मदारी वाला आ जाता है और डमरू बजाता है तो क्या करते हैं लोग, एक तरफ से जुट जाते हैं मदारी देखने के लिए, है ना। उसी तरह क्या हुआ कि सारे लोग गांव से जुट गए क्या देखने के लिए? पंचलाइट। पंचलाइट का मतलब लालटेन। आप लोग जानते हैं पहले के ज़माने में क्या था? लालटेन था, डिबरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो डिबरी अलग था, लालटेन अलग है, तो उसी को लालटेन को हम पंचलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। ठीक है, जो सरदार थे, जो सरदार पंचलाइट खरीदे थे, उन्होंने क्या किया? पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। ठीक है, जब सरदार पूरा कहानी लोगों को सुना दिए तब बात क्या आई यहाँ पर देखिए, तो प्रश्न पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। मतलब बात ये रही है, पंचलाइट तो खरीद लिए लेकिन अब पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट आया लेकिन उन पंचलाइट को जलाना कोई नहीं जानता था, लालटेन को जलाना कोई नहीं जानता था। ठीक है, पंचलाइट जलाएगा कौन? यहाँ पर देखिए खरीदने से पहले अवतरित है, यह बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई थी कि आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। मतलब उस समय डिबरी जलता था, लेकिन ये पंचलाइट, ये एक लालटेन है, तो लालटेन को कैसे जलाएगा? ठीक, तो उस खुशी में क्या किया, लोग अपने घर की डिबरी को नहीं जलाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंचलाइट नहीं जलने से पंचों के चेहरे पर उतर गए, मतलब पंचों के चेहरे के रंग उतर गए, सबकी खुशी डाउन हो गई कि पंचलाइट अब जलेगा नहीं, कैसे जलेगा, कोई जलाना ही नहीं जानता। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए तो गुलरी काकी थी, मतलब एक गुलरी, उस गांव की एक गुलरी काकी थी, उनकी बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। यहाँ पर देखिए जो दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आप लोग ये समझिए, यहाँ पर जो जैसे मैं गुलरी काकी को लाल काली हेडिंग से पिन लिख दिया हूँ ना, ताकि हाईलाइट हो जाए। अब हाईलाइट क्यों होगा, यहाँ पर थोड़ा बैक लेकर समझते हैं हम। देखिए दोस्त, जब आप लोग थोड़ा गुलरी काकी, मुनरी गोधन, यहाँ पर देखिए मुनरी गोधन, ये सब जब आप काली हेडिंग से लिख दोगे ना काली पेन से, तब होगा क्या कि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको कॉपी को बस एक ध्यान से देखेंगे, उसके बाद चेक कर देंगे, आपकी कॉपी को पूरा पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मेन पॉइंट आप क्या करना है, आप लोग काली पेन से लिखिएगा। ठीक है, जैसे मैं आप पर आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि गुलरी काकी की बेटी थी जिनका नाम था मुनरी, वो गोधन से बहुत प्रेम करती थी। मतलब एक लड़का था जिसका नाम था गोधन, उससे बहुत प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, मतलब उस लड़की को पता था, मुनरी को पता था कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का क्या किया था, हुक्का पानी बंद करके वो गांव से बाहर कर दिए थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि गोधन हुक्का पानी बंद कर रखा था, मुनरी ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुंदरी यह बात चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, जो वहाँ गांव के सरदार था, जैसे आजकल के लोग गांव के प्रधान होते हैं ना, उसी तरह गांव का क्या था, सरदार था। गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोधन को बुलाया जाए कि गोधन, यहाँ पर देखिए गोधन नहीं, अंत में निर्णय लिया गया कि सरदार ने हरिद्वार को भेजा, लेकिन हरिद्वार के कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया। हरिद्वार मतलब समझ रहे हो कि जो सरदार का जो वहाँ पर देखभाल करने वाला था, ठीक है, उसको भेजे तो गोधन पंचलाइट जलाने नहीं आया। ठीक है, अंत में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए अंत में निर्णय लिया गया, यहाँ पर देखिए गोधन लाइट जलाने नहीं आया। बाद में क्या हुआ, गुलरी काफी गोधन के पास गई, उसे मना कर ले आई। गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट जलने पर सभी लोगों प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, मतलब सभी लोग खुश हो गए कि पंचलाइट जल गया। ठीक है, जो पंचलाइट लेकर आए थे सभी लोग खुश हो गए कि पंचलाइट जल गया।
पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात को खाना खाने पर बुलाया। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। क्या सलीमा का गाना मतलब समझ रहे हो कि जब गुलरी, यहाँ पर देखिए, जब गुलरी के घर से, मुनरी के घर से जब गोधन जाता था तो एक सलीमा का गाना गाता हुआ जाता था, ठीक है। तो इसीलिए सरदार ने लास्ट में बोला कि तुम्हारा 7 खून माफ, अब तुम खूब गाओ सलीमा के गाना। तो उसका काम हो गया और गुलरी जो है गोधन से, मुनरी जो है गोधन से प्रेम कर ली। उसके बाद काम खत्म, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा इस कहानी में है क्या। तो आपको अगर पूरा डिटेल नहीं याद है दोस्त, तो आपको करना क्या है, आप लोग एक बार बढ़िया समझ लीजिएगा वीडियो। अगर आपको एक बार देखने में समझ नहीं आया, दोबारा देख लीजिएगा और बढ़िया तरीके से इसको आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं याद होगा जाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 5 नंबर, जो आपका 5 नंबर 1% बनता है, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।